हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आयुषी आप सबका स्वागत हमारे नर्सिंग गुरुकुल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हो कि आने वाले दिनों में हमारे झारखंड में बीएससी नर्सिंग, एएनएम और जीएनएम के एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो उसी से रिलेटेड हमारा आज का लेक्चर है जो बेसिकली जीएनएम के लिए है, जहाँ पे हम साइंस के मिक्स्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। आगे के कुछ क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी के होंगे, 12 क्वेश्चंस के अराउंड। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस हम केमिस्ट्री के प्रैक्टिस करेंगे एंड देन एट द एंड हम फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल बाइल इज सिक्रीटेड बाय। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में बाइल कहाँ से सिक्रीट होता है? गॉल ब्लैडर से, पित्ताशय से, लिवर, यकृत, पैनक्रियास या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत से। तो लिवर बाइल कहाँ से सिक्रीट होता है? बाइल हमारा लिवर से सिक्रीट होता है। गॉल ब्लैडर क्या करता है? गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करता है। स्टोर क्या करता है? स्टोर बाइल। पैनक्रियास क्या होता है? पैनक्रियास आपका मिक्स्ड ग्लैंड होता है जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन फंक्शन दोनों शो करता है। एक्सोक्राइन फंक्शन में क्या है? पैनक्रियाटिक जूसेस। ये क्या क्या रिलीज़ करता है? ये आपका पैनक्रियाटिक जूसेस को रिलीज़ करता है। और एंडोक्राइन फंक्शन में क्या रिलीज़ करता है? हार्मोन जो कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन है। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपका मैक्सिमम डाइजेशन होता है। मैक्सिमम डाइजेशन प्लस अब्सॉर्प्शन, ये सब क्या होती है? ये सब यहाँ पे मैक्सिमम होती है। अब बाइल जूस का एग्जैक्टली फंक्शन क्या होता है? बाइल जूस किस में हेल्प करता है? बाइल जूस हमारा हेल्प करता है किसमें? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बेसिकली ये फैट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। और इसमें क्या होता है? एक पॉइंट याद रखना, इसमें क्या होता है? इसमें कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या नहीं होता? ऑक्सीजन का रिलीज होना, कार्बन डाइऑक्साइड का अब्जॉर्प्शन होना, एनर्जी का स्टोर होना ग्लूकोज में, या फिर नाइट्रोजन का एब्जॉर्ब होना। जैसा कि आप सब जानते हैं ऑक्सीजन का रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अब्जॉर्प्शन होता है, एनर्जी आपका ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होता है। क्या नहीं होता है? नाइट्रोजन का अब्सॉर्प्शन। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये नॉट वर्ड मार्क करना। और फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन क्या होता है? 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस कुछ सूर्य देव की कृपा हमें चाहिए, मतलब कुछ लाइट एनर्जी चाहिए। ये सब मिलके क्या बनाता है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन क्या करता है? रिलीज करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? यहाँ पे हमें क्या बताना है? फंक्शन ऑफ जाइलम। क्या बताना है? फंक्शन ऑफ जाइलम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो प्लांट होता है उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वगैरह भी होते हैं, परमानेंट टिश्यूज़ भी होते हैं, जिसमें आपका जाइलम, फ्लोयम ये सब आता है। तो जाइलम उतना करता क्या है? फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, या फिर वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, या फिर फोटोसिंथेसिस, या फिर रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस तो आप सबको पता है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? लीव्स में होता है। लीव्स में पर्टिकुलरली किस पिगमेंट की हेल्प से होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट की हेल्प से होता है। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? रेस्पिरेशन स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? फूड का ट्रांसपोर्ट हमारा फ्लोयम करता है। और जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर का और न्यूट्रिएंट्स का। तो जो जाइलम का ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसा होता है? वो आपका मल्टी डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? मल्टी डायरेक्शनल होता है। बट जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसा होता है? वो आपका यूनी डायरेक्शनल होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। ब्लड के क्लॉटिंग में कौन सा हेल्प करता है? WBC, RBC, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। तो ब्लड की क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है? हमारा प्लेटलेट्स हेल्प करता है। WBC इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इसको एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? हम ये भी जानते हैं सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी का क्या है? सोल्जर है। और RBC का काम क्या होता है? RBC का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, क्योंकि इसके पास कौन सा पिगमेंट होता है? इसके पास हीमोग्लोबिन नाम की पिगमेंट होती है जो ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करती है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। मनुष्यों में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है?
ओवरी में, यूट्रस में, वजाइना में, फेलोपियन ट्यूब में। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन हमारा फेलोपियन ट्यूब में होता है। फेलोपियन ट्यूब में स्पेसिफिकली कहाँ पे होता है? एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन में, यहाँ पे आपका स्पेसिफिकली फर्टिलाइजेशन होता है। ओवरी क्या करता है? ओवरी आपका फीमेल गैमेट को रिलीज़ करता है, जो कि एग को रिलीज़ करने का काम करता है। यूट्रस में क्या होता है? यूट्रस में क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का क्या होता है? यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है एंड देन फर्दर डेवलपमेंट होता है। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन बेसिकली क्या है? फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होता है। किसका फ्यूजन होता है? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। किसके बीच में? एक तो मेल गैमेट रहेगा। मेल गैमेट क्या है? मेल गैमेट क्या है? स्पर्म। और फीमेल गैमेट क्या है? फीमेल गैमेट आपका एग। तो जब ये स्पर्म प्लस एग का न्यूक्लियस फ्यूज होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, यूनिसेलुलर। तो जाइगोट हमारा यूनिसेलुलर होगा, बट ये डिप्लॉइड होगा। और गैमेट कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, एन और एन। तो अल्टीमेटली हम सब जो अपना लाइफ स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट अ लाइफ एज अ सिंगल सेल जाइगोट के फॉर्म में। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है विच प्लांट हार्मोन इज प्रमोट सेल इलोंगेशन। कौन सा पौधा कोशिका की लंबाई बढ़ाता है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबर्लिक या फिर एब्सिसिक एसिड। तो विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल? कौन सा प्लांट हार्मोन? इसका राइट आंसर होगा सेल इलोंगेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सिन। साइटोकाइनिन का काम क्या होता है? साइटोकाइनिन का काम होता है सेल डिवीजन या फिर डिफ्रेंसिएशन, सेल डिवीजन एंड डिफ्रेंसिएशन। गिबर्लिन का काम क्या होता है? गिबर्लिन का काम होता है आपका स्टेम इलोंगेशन करना। और एब्सिसिक एसिड का काम क्या होता है? एब्सिसिक एसिड का काम होता है इनहिबिट करना ग्रोथ को, कोई चीज़ को रोकना। अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे ऐसा प्लांट हार्मोन जो कि क्या है, जो कि गैस है, वो कौन सा प्लांट हार्मोन है? और मैं एक हिंट दे देती हूँ, ये किस में यूज़ होता है? ये आपका फ्रूट राइपनिंग में भी यूज़ होता है, जो गैसियस हार्मोन है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन। हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है? WBC श्वेत रक्त कोशिका में, RBC लाल रक्त कोशिका में, प्लाज्मा में या फिर प्लेटलेट्स में। तो हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन हमारा RBC में प्रेजेंट होता है और इसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? प्लेटलेट्स का काम होता है आपका कोगुलेशन करना, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। और WBC का काम क्या होता है? WBC का काम होता है इम्यूनिटी बनाना, इम्यूनिटी फॉर्म करना। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बता रहा है विच डिजीज इज कॉज बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से कौन सी डिजीज़ होती है? ट्यूबरकुलोसिस, एड्स, मलेरिया या फिर कॉलेरा। तो प्रोटोजोआ से हमें कौन सी डिजीज़ होती है? हमें मलेरिया होता है। कौन सा प्रोटोजोआ का नाम है? प्लाज्मोडियम। और इसका वेक्टर कौन है? वेक्टर आप सबको पता है, मच्छर। कौन सी मच्छर? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ये बस वेक्टर होती है, बट असली पॉजिटिव एजेंट कौन है? प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम। ट्यूबरकुलोसिस किसके थ्रू होता है? ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के थ्रू होता है। कौन सा बैक्टीरिया के थ्रू होता है? मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एड्स किसके थ्रू होता है? एड्स का पॉजिटिव एजेंट है आपका HIV वायरस। कौन है? HIV वायरस। और कॉलेरा किसके थ्रू होता है? कॉलेरा होता है आपका विब्रियो कॉलेरे के थ्रू। ये इसका पॉजिटिव एजेंट, इसका भी पॉजिटिव एजेंट क्या है? एक बैक्टीरिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पॉस्चर एंड बैलेंस। पॉस्चर के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है और बैलेंस के लिए ऑफ द बॉडी? सेरिबेलम, मेडुला या फिर थैलेमस। तो इसके लिए एक हिंट है, आपको पता है आप मेडुला नहीं करोगे, थैलेमस नहीं करोगे, आप सेरिब्रम और सेरिबेलम में कंफ्यूज हो गए। तो बाल दिख रहा है, तो ये क्या है? बेल इज फॉर बैलेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेरिबेलम। सेरिब्रम किसके लिए होता है? थिंकिंग के लिए होता है। और सेरिब्रम मोस्टली किसका पार्ट होता है? आपका फोर ब्रेन का पार्ट होता है। और सेरिबेलम किसका पार्ट है? सेरिबेलम हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट है,
जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है पॉस्चर और बैलेंस के लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान कौन सा गैस रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान कौन सा गैस रिलीज होता है? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। और कौन सा गैस हम यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन इज़ यूज्ड। ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि आप सबको पता है हमारे बॉडी में कुछ कुछ प्रोसेस होता है। ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स साइकिल होता है जहाँ पे हमें ग्लाइकोलाइसिस में हमें पायरोवेट मॉलिक्यूल मिलता है एंड वो फर्दर आपका ब्रेक होता है। फिर क्रेब्स साइकिल के बाद अल्टीमेटली ETS होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, जहाँ पे जाके हमें ATP मिलता है। ATP क्या होती है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ATP की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और हमें एरोबिक रेस्पिरेशन में कितना ATP मिलता है? हमें एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 to 38 ATP मिलता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन फिल्टर्स द ब्लड। नेफ्रॉन का कौन सा भाग रक्त को छानता है? बोमैन्स कैप्सूल, कलेक्टिंग डक्ट, लूप ऑफ हेनल या फिर ग्लोमेरुलस। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज ग्लोमेरुलस। अब आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाओगे। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। क्लास 10th की NCERT में ये बहुत प्रॉपर बना हुआ है, मैंने तो रफ बनाया है। यहाँ पे आपका आता है आर्टरी। ये क्या है? ये हमारा ग्लोमेरुलस है। यहाँ पे बेसिकली फिल्ट्रेशन होता है। ये क्या है? ये हमारा बोमैन्स कैप्सूल है। यहाँ पे आपका हेनल की लूप है, इसको क्या बोलते हैं? हेनलेस लूप। और ये क्या है? ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट है। हेनलेस लूप में ही PCT और DCT होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बता रहा? हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन किसने डिस्कवर किया? चेचक का, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एडवर्ड जेनर ने, या फिर लुइस पास्चर ने, या फिर रॉबर्ट कॉच ने। तो स्मॉल पॉक्स का डिस्कवरी, वैक्सीन का डिस्कवरी किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी डिस्कवरी की है? इन्होंने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की है। पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है। क्या है? एक एंटीबायोटिक है। लुइस पास्चर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इन्होंने पास्चराइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया है। और रॉबर्ट कॉच किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रॉबर्ट कॉच ने बेसिकली कॉजेटिव एजेंट ढूंढ निकाला। क्या ढूंढ निकाला है? कॉजेटिव एजेंट। किसके लिए? कॉलेरा के लिए। किसके लिए? कॉलेरा के लिए, TB के लिए और एंथ्रैक्स के लिए। बेसिकली इनको करवाता कौन है? मतलब विब्रियो कॉलेराई और मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का डिस्कवरी इन्होंने ही किया है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं जो कि है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? और ओवरऑल 13th क्वेश्चन, pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन सलाइवा। ह्यूमन सलाइवा का pH कितना होता है? 4.5, 6.8 से 7.4, 8 या 9.5। तो क्या होता है ह्यूमन सलाइवा का pH? ह्यूमन सलाइवा का pH हमारा 6.8 से 7.4 होता है। अब pH क्या होता है? pH का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। pH हमारा होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। और ये भी याद रखना, pH इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा तो pH कम होगा, हाइड्रोजन आयन कम होगा तो pH क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये कॉन्सेप्ट होता है। और जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा मतलब वो एसिड, तो जिसका मतलब pH जिसका कम होगा वो एसिड होगा, pH जिसका ज़्यादा होगा वो बेस होगा। अब कितना ज़्यादा और कितना कम होना चाहिए वो हम किससे देखते हैं? उसके लिए क्या आता है? उसके लिए एक pH स्केल आता है। आई एम श्योर स्कूल में आप सबने देखा होगा। एक हमारा pH स्केल होता है जिसमें 0 मार्किंग होती है, 7 होता है, 14 होता है। अब 0 के 7 के बियॉन्ड मतलब 6 और जितना करीब वो 0 के जाएगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो यहाँ वाले हमारे क्या होता है? एसिड। और 7 के बियॉन्ड क्या होता है? 8। और 14 के वो जितना करीब जाएगा वो क्या बनेगा? बेस। तो 7 के बाद जो भी होते हैं वो क्या? बेस होते हैं। और 7 वाला क्या होता है? 7 वाला हमारा न्यूट्रल होता है, ना कि एसिड होता है, ना कि बेस होता है। तो ये हमारा pH स्केल होता है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड।
निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है? कौन सा प्रबल अम्ल है? एसिटिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सिट्रिक एसिड या कार्बोनिक एसिड है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब एसिड हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो इनऑर्गेनिक एसिड और एक ऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड को ही हम क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड बोलते हैं। जिसमें कौन कौन सा आता है? जिसमें HCl आता है, H2SO4 आता है, HNO3 आता है। और यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे एसिटिक एसिड आता है, सिट्रिक एसिड आता है और कार्बोनिक एसिड आता है। सो ये सब एसिड्स हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स में आता है, ऑक्सैलिक एसिड भी। तो जनरली क्या होता है? इनऑर्गेनिक एसिड ज़्यादा पावरफुल एसिड्स होते हैं कंपेयर टू ऑर्गेनिक एसिड्स। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला। बेकिंग सोडा को हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो ये क्या कहलाता है? ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट कहलाता है। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH। इसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? CaCO3। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम चॉक बोलते हैं या फिर मार्बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चॉक या फिर मार्बल। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कौन सा मेटल करता है? कॉपर, आयरन, गोल्ड या सिल्वर एसिड के साथ रिएक्ट करके। तो कौन सा करता है? ये हमारा आयरन करता है। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना होगा। रिएक्टिविटी सीरीज में कौन कौन से मेटल आते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज में हमारा आता है पोटेशियम, सोडियम, फिर आता है आपका कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन कार्बन, देन जिंक, तब आयरन, टिन, लीड, हाइड्रोजन। और फिर क्या आता है? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, बीच में मरकरी छूट गया, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। तो हाइड्रोजन यहाँ है, हाइड्रोजन से ऊपर जो भी है ये सब क्या है? ये सब मोस्ट रिएक्टिव है। तो ये सब क्या करेंगे? ये सब हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे। और जो हाइड्रोजन से नीचे ये सब क्या करेंगे? ये सब रिप्लेस नहीं कर पाएंगे हाइड्रोजन को एसिड में। इसलिए जो आप देख रहे हो कॉपर नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, ये रिप्लेस नहीं कर पाएगा। गोल्ड भी नहीं, सिल्वर भी नहीं। तो क्या होगा? आयरन। आयरन क्या करेगा? आयरन हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। अब इसको याद रखने का एक ट्रिक है। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको ऐसे याद नहीं रहेगी, तो इसके लिए एक ट्रिक है। जैसे कि आप सब जानते हो, हर कोई अपनी गर्लफ्रेंड की नज़र में क्या बनना चाहता है? हर कोई अपनी गर्लफ्रेंड की नज़र में हीरो बनना चाहता है। तो उसके लिए क्या ट्रिक है? उसके लिए ट्रिक है प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, आई ट्रूली लाइक हर। मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे क्या बोले? कॉलिंग मी शुभमन गिल एज अ प्लेयर। ठीक है, ये एक ट्रिक है। तो P से पोटेशियम, S से सोडियम, C से कैल्शियम, M से मैग्नीशियम, A से एल्यूमिनियम, C से कार्बन, ZN से ज़ेब्रा, I से आयरन, T से टिन, L से लीड PP, H से हाइड्रोजन, C से आपका यहाँ कॉपर, यहाँ से मरकरी, यहाँ पे सिल्वर, यहाँ पे G से गोल्ड और P से प्लैटिनम।
जिससे क्या होगा, इससे आपको सारे ट्रिक्स आसानी से रिएक्टिविटी सीरीज क्या होगी, याद हो जाएगी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो तो मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जाता है कोई भी एग्जाम में। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली होता क्या है? ग्लोबल वार्मिंग हमारा होता है हीटिंग अप द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस को जो हीट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। और इसका एक और गैस रिस्पॉन्सिबल होता है CH4, मतलब मीथेन भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है रस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जंग लगना कैसी अभिक्रिया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, संयोजन, डिकम्पोजिशन अपघटन, ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण या फिर न्यूट्रलाइजेशन? तो रस्टिंग किसका एग्जाम्पल होता है? रस्टिंग हमारा ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है? मोस्टली आयरन का ऑक्साइड बनता है Fe2O3.XH2O। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये आपका रस्ट का फॉर्मूला होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइन। क्विक लाइन का केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaOH2, CaO, CaCO3 या CaCl2? तो क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या है? क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला हमारा कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं और कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? स्लेग लाइम। कैल्शियम कार्बोनेट मैंने आप सबको बताया कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है। कैल्शियम कार्बोनेट हमारा मार्बल होता है या फिर चौक होता है। और ये क्या हो गया? CaCl2 क्या हो गया? कैल्शियम क्लोराइड हो गया। एसिड रेन कंटेन्स, एसिड रेन क्या कंटेन करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर नाइट्रिक एसिड? तो एसिड रेन मोस्टली क्या कंटेन करता है? हमारा नाइट्रिक एसिड। कुछ अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड भी होते हैं बट मोस्टली हमारा नाइट्रिक एसिड होता है। एसिड रेन कब कॉज होता है? जब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर क्या करते हैं? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर क्या करते हैं? जब रेन वाटर में मिक्स हो जाते हैं, जिससे क्या कॉज होता है? उससे एसिड रेन कॉज होता है। अब हमारा केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन वो क्या है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन एंड स्टिंग? एंड्स के स्टिंग में कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है? एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड या फिर टार्टरिक एसिड? तो कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है एंड की स्टिंग में? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला HCCOH। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथेनोइक एसिड भी। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3C+OH। सिट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है? सिट्रिक एसिड आपका सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सिट्रस फ्रूट्स में। और टार्टरिक एसिड कहाँ पाया जाता है? टार्टरिक एसिड इमली में पाया जाता है, टैमरिंड में। कहाँ पाया जाता है? टैमरिंड में। अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है हम उसमें बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट फिजिक्स कुछ क्वेश्चंस हैं, तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। हमारा फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन एंड ओवरऑल 22nd क्वेश्चन। तो क्या पूछ रहा है? ऐसा यूनिट ऑफ पावर, पावर की शक्ति की ऐसा इकाई क्या है? जूल है, वॉट है, न्यूटन है, पास्कल है। तो आप सब अपने घर में बल्ब लाते होंगे, तो बल्ब क्या होता है? बल्ब इज बेसिकली पावर। कितना पावर का लाते हैं? वॉट, 5 वॉट, 100 वॉट, 120 वॉट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज वॉट। जूल किसका होता है? जूल आपका एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है या फिर वर्क का ऐसा यूनिट होता है। न्यूटन किसका होता है? न्यूटन फोर्स का होता है। और पास्कल किसका होता है? पास्कल आपका प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन। काम कब होता है? जब फोर्स अप्लाई किया जाता है, बल लगाया जाता है या फिर डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन हो, स्पीड का बढ़ जाना, गति बढ़े या फिर ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, तब वर्क होता है। तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन। वर्क कब होता है? जब डिस्प्लेसमेंट हो। क्या हो? डिस्प्लेसमेंट हो। ये मेजर क्राइटेरिया है वर्क होने का। वर्क होने का फॉर्मूला क्या होता है? F×S, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स 0 होगा तब भी वर्क नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तब भी वर्क नहीं होगा। बट मेजर क्राइटेरिया क्या है कि आप फोर्स लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, मतलब समझ लो कि वर्क हो ही नहीं रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वॉल को पुश करना। जब आप वॉल को पुश करते हो तो आप अपना पूरा फोर्स लगाते हो, पूरा फोर्स अप्लाई करते हो, बट वॉल क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पे हिल ही नहीं रहा है। तो आप बोलोगे मैं तो इतना फोर्स लगा रहा हूँ, मैं तो इतना काम कर रहा हूँ, बट टेक्निकली फिजिक्स के अनुसार आप काम नहीं कर रहे हो।
तो वर्क होने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है? आपका डिस्प्लेसमेंट होना। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बताता है? विच लॉ, हमें लॉ बताना है जो स्टेट करता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, मतलब करंट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ये ओम्स लॉ बताता है, न्यूटन्स लॉ बताता है, बॉयल्स लॉ बताता है या फिर फैराडे लॉ बताता है। तो आप सबने इक्वेशन पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो ये क्या बनाता, ये कौन सा इक्वेशन बताता है? ये हमें ओम्स लॉ बताता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। न्यूटन लॉ वही फोर्स का, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। बॉयल्स लॉ क्या बताता है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एक आइडियल गैस सिचुएशन में, और जहाँ पर टेम्परेचर क्या है हमारा कांस्टेंट है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बता रहा है विच एनर्जी कन्वर्जन हैपेंस इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब में कौन सी ऊर्जा रूपांतरण होता है? लाइट टू हीट, हीट टू लाइट, इलेक्ट्रिकल टू लाइट या फिर केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। तो बल्ब आप क्यों खरीद के लाते हैं? बल्ब बेसिकली आप खरीद के लाते हैं लाइट के लिए, आपको लाइट बनाने के। और बल्ब के अंदर क्या होता है? बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है टंगस्टन का, जो बेसिकली क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट या फिर हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जिसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। और यहाँ पे हीट एनर्जी भी मिलती है, क्योंकि बल्ब देखना, कुछ टाइम आप बल्ब जलाओ एंड देन बल्ब ऑफ करो एंड देन उस बल्ब को टच करना, उसमें आपको हीट लिबरेट होते हुए दिखेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या? सिंपल सा फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डैश, वर्क, पावर, टाइम और फोर्स। तो ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। स्पीड क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। वर्क क्या होता है? वर्क होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अभी मैंने बताया था। पावर क्या होता है? पावर होता है जनरली एनर्जी बाय टाइम या फिर और वर्क बाय टाइम। और फोर्स क्या होता है? फोर्स तो आप सबको पता है, आपने अच्छे से इक्वेशन रट रखा है। फोर्स इज इक्वल टू एम ए, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बता रहा है विच मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स। वाहनों के हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग होता है? प्लेन, समतल, कॉनकेव, अवतल, कॉन्वेक्स, उत्तल या फिर कोई नहीं। तो हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल में हम कौन सा यूज़ करते हैं? हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल में हम कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, क्योंकि हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल बेसिकली क्या होता है? जब हेडलाइट्स क्यों यूज़ होता है? जब अंधेरा हो रोड में तो आपको क्या दिखे? आपको एक रास्ता दिखे, आपको लाइट दिखे। तो बेसिकली ये किस लिए काम होता है? ये कुछ चीज़ को, लाइट को बेसिकली कन्वर्ज करने के काम आता है। इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? इसलिए यहाँ पे हम कन्वर्जिंग मिरर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है व्हीकल में ही, जो रियर व्यू मिरर होता है। कौन सा मिरर? रियर व्यू मिरर। यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? यहाँ पे हम कौन सा मिरर यूज़ करते हैं? यहाँ पे हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। ये भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। क्यों करते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़? क्योंकि हमें क्या देखना है? हमें वाइडर व्यू देखना है, इसलिए हम यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है? यहाँ है द टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन जब वो कंप्लीट करता है तो उस टाइम को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, पीरियड या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट आपका हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ कंप्लीट, एक सेकेंड में क्या होता है? एक सेकेंड में नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन, एक सेकेंड में नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन। जैसे कि ये आपका स्ट्रिंग है, यहाँ पे पेंडुलम है। अब ये एक बार इधर गया, वापस मीन पोजीशन में, फिर एक बार इधर, फिर वापस मीन पोजीशन में। तो इतना कंप्लीट करने में जिसको टाइम लगा, पॉइंट ए से बी, बी से ए से बी, फिर बी से ए, फिर देन ए टू सी एंड देन सी टू ए। तो ये जो पूरा टाइम लगा इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। और आप सब ने एक वेव का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, साउंड वेव का, क्रेस्ट और ट्रफ। तो ये क्या होता है? ये जो हमारा मीन पोजीशन होता है, जो हाइट होती है बेसिकली, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और यही एक क्रेस्ट से एक ट्रफ में जाने का जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? विच लेंस इज यूज टू ट्रीट हाइपरमेट्रोपिया।
हाइपरमेट्रोपिया को के इलाज के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है? कॉनकेव, अवतल, कॉन्वेक्स, उत्तल, सिलेंड्रिकल, बेलनाकार या फिर नाल? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपरमेट्रोपिया जान लें क्या होता है। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? हमारा फार साइटेडनेस होता है। फार साइटेडनेस मतलब यहाँ पे हमें दूर का दिखता है, नज़दीक का नहीं दिखता। तो नज़दीक का क्यों नहीं दिखता? क्योंकि जो इमेज होता है वो रेटिना के बाहर बनता है, तो हमें इसको कन्वर्ज कराना है। तो हम कन्वर्ज किसकी मदद से कराएंगे? हम कन्वर्ज कॉन्वेक्स लेंस की मदद से कराएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कैसा होता है? वो आपका कन्वर्जिंग लेंस होता है। मिरर और लेंस में उल्टा चलता है। जो कॉनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग होता है, लेकिन लेंस में कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होगा, इसलिए हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। कॉनकेव क्या होगा? कॉनकेव आपका डाइवर्जिंग लेंस है, लेकिन मिरर में क्या है? मिरर में कॉनकेव आपका कन्वर्जिंग मिरर होता है, और यहाँ पे ये डाइवर्जिंग लेंस है। इसको हम किसके ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं? मायोपिया के ट्रीटमेंट में। अब मायोपिया क्या होता है? मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस, मतलब यहाँ पे हमें नज़दीक का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। तो जितना बड़ा स्पेलिंग मतलब दूर का दिख रहा है, और जितना छोटा स्पेलिंग मतलब नज़दीक का दिख रहा है, ये ट्रिक होता है। और सिलेंड्रिकल लेंस किसको ट्रीट करने के लिए काम आता है? सिलेंड्रिकल लेंस हमारा एस्टिग्मेटिज्म को ट्रीट करने के काम आता है। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें सीधे फॉर्मूला बताना है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू डैश, एरिया, प्रेशर, एक्सलरेशन या वॉल्यूम। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू क्या होता है? मास इंटू एक्सलरेशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब फोर्स का कनेक्शन मोमेंटम से भी होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू डेल पी बाई टी, मतलब फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन मतलब टाइम। तो बेसिकली यहीं से हम इक्वेशन डराइव करते हैं, कौन सा? फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन में आपको एक्सेलरेशन नहीं देगा, क्वेश्चन में आपको मोमेंटम देगा, तो फिर आपको इस ये फॉर्मूला का यूज़ करके वो न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होगा। तो आई होप आप सबको लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और साथ ही साथ आप प्लीज़ एक कमेंट कर देना, उससे क्या होता है हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस लाया करें और आपकी हेल्प करते रहें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ाई करना और अपने सपनों को साकार करना। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।